सभी मित्रों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज की इस वीडियो में सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए ऐसे टॉप सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जहां से पेपर में आपको 8 फरवरी वाले दिन छपे मिल जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैंने वही टॉप सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो पेपर में हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चन से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट जानकारी रहती है, जहां से पेपर में कुछ पॉइंटों से क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। तो प्रत्येक पॉइंट के साथ इस वीडियो को मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं, अर्थात कंप्लीट एनसीईआरटी भी इसी वीडियो में हो जाएगी। हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, पेडागोजी के क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक लगभग यहाँ पर उन सभी क्वेश्चन को मैंने टच किया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन या संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। जब मैं ऐसे बताऊं तो आपको अपना उत्तर आपके पास होना चाहिए। कौन सा इन विकल्पों में से उत्तर होना चाहिए, मैं आपको बताऊं। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा फोर्थ विकल्प, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, जो कि वितरण के आधार पर संसाधन को बांटा गया है। संसाधनों को तमाम प्रकार से बांटा जाता है, मैं आपको बताना चाहूं, ठीक है ना। नवीकरण और अनवीकरण जो संसाधन है, इनको किस स्तर पर बांटा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैव और अजैव को किन आधार पर बांटा गया है, वास्तविक और संभाव्य को किस आधार पर बांटा गया है, ये सारी चीज मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूंगा, ताकि इनसे भी जितने भी क्वेश्चन बने वो भी आप लोग परीक्षा के दिन सोल्व कर पाओ। राइट उत्तर मैंने आपको बता दिया, फोर्थ विकल्प यहाँ पर राइट उत्तर आपका हो जाएगा। सबसे पहले संसाधन का वर्गीकरण आप लोग समझ लो। संसाधनों का वर्गीकरण, विकास व प्रयोग के स्तर पर वास्तविक व संभाव्य संसाधन होते हैं। उद्गम के स्तर पर जैव व अजैव संसाधन होते हैं। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक या स्थानिक संसाधन होते हैं। समाप्यता के आधार पर नवीकरण व अनवीकरण संसाधन होते हैं। इंपॉर्टेंट है और इनसे हमेशा ही पेपर में क्वेश्चन बनता रहता है। थोड़ा थोड़ा मैं पॉइंट आपको बता दूं ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। वास्तविक का मतलब होता है जिनकी मात्रा निश्चित हो चुकी हो, ऐसे संसाधन जो वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हों। संभाव्य का मतलब होता है जिनकी संभावना हो, जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। जैव का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनमें जीवन होता है, पौधे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए। ठीक। अजैव का मतलब होता है जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे चट्टान हो गई, मृदा हो गई, इनमें जीवन नहीं होता है। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो सभी जगहों से मिल जाएं। स्थानिक सर्वव्यापक में उदाहरण की बात करूं, जैसे वायु है, वायु भी संसाधन है और ये आपको सभी जगहों पर मिल जाएगी। ठीक। स्थानिक का मतलब है कुछ ही निश्चित स्थान पर मिले, जैसे लोहा कुछ ही निश्चित स्थान पर मिलेगा, तांबा भी निश्चित स्थान पर मिलेगा। समाप्यता के आधार पर नवीकरण होता है जो पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो जल्दी समाप्त नहीं होते, इनको पुनः बना लिया जाता है। अनवीकरण जल्दी नहीं बनते हैं, इनको बनने में हजारों लाखों वर्ष का भी टाइम लगता है एक बार खत्म होने के बाद में, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक छोटी सी बात बता दूं, ये जानकारी जो आपको बताई जा रही है ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको जानकारी बताई जा रही है। परीक्षा में ज़्यादा वक्त तो है ही नहीं, लेकिन आप लोग इन नोट्स की सहायता से मात्र 10 दिनों के भीतर एसएसटी कंप्लीट 60 नंबर की तैयारी कर सकते हो। नोट्स में आपको कंप्लीट एसएसटी सोशल साइंस मिल जाएगा, कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगा, कंप्लीट ज्योग्राफी मिलेगा, कंप्लीट पॉलिटी मिलेगा, कंप्लीट एसएसटी पेडागोजी मिलेगी। 60 नंबर का पूरा मटेरियल आपको इन्हीं नोट्स के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। 10 दिन के भीतर आप लोग कंप्लीट सिलेबस को खत्म कर लोगे। नोट्स में आपको पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे 2011 से अब तक के, मैं नोट्स के माध्यम से ही आपको, ताकि नई नई चीज़ें बता दूं जो पेपर में आपके काम कर जाएं। मैंने संसाधन के बारे में आपको बता दिया, अब इनसे जुड़े क्वेश्चन भी करा दूं। नए मित्र जिनके पास नोट्स नहीं है वे इन नोट्स को अवश्य रूप से ले लें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जितना अभी मैंने आपको बताया उतना आपको करा दूं, और ये नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेगा। कैसे लेना है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स फ्री में नहीं मिलेगा, नोट्स का पैड शुल्क है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। ठीक,
तो आप लोग मैसेज करके नोट्स ले लेना, क्योंकि 10 दिन में आप कंप्लीट इसको कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन का कमाल। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, और पाए जाते हैं उनको संभावित बोलते हैं, जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभावित ही संसाधन है, संभाव्य ही संसाधन है, क्योंकि इसका उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक। और वास्तविक क्या होता है? जिनका उपयोग हो रहा हो। एक और क्वेश्चन आप लोग देख लो संसाधन के बारे में। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है? बिल्कुल गलत बात है, सभी का नहीं होता है। कुछ का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं आर्थिक मूल्य होता है। ठीक। जैसे लोहा है, चांदी है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम है, इनका ऐसे खनिजों का आर्थिक मूल्य होता है। और कुछ आर्थिक मूल्य नहीं होता, जैसे घास है, कहीं की मिट्टी है ना, खराब चीज़ें हैं, कूड़ा करकट है, उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। समझ गए आप लोग? इसलिए गलत है। और समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, ए गलत है, बी सही है। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं, मैं थ्योरी में आपको दिखा देता हूँ ताकि सारी चीज़ क्लियर आपकी हो जाए। देखो यहाँ पर लिखा है संसाधन का प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, सभी होते हैं। लेकिन आर्थिक मूल्य यहाँ पर लिखा है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। वहाँ पर लिखा था सभी का आर्थिक मूल्य होता है, इसलिए गलत है। कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। जैसे कूड़ा करकट आपका महत्वपूर्ण होगा? नहीं होगा। ठीक, समझ गए? जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मैंने बताने का प्रयास किया, धातु का आर्थिक मूल्य है, जबकि एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं है। ठीक। और समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से ही संबंधित हैं, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक। अब क्वेश्चन को फटाक से करा दूं ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, जल्दी जल्दी मैं कराऊंगा, कोई टाइम नहीं लूँगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन के तहत मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा, तो इस हिसाब से आप जोड़ सकते हो, कम से कम 200-250 क्वेश्चन मैं करा दूंगा आप लोगों को। ठीक। और एक नीचे है क्वेश्चन, संसाधनों का सतर्कतापूर्व या सावधानीपूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों को बचा कर के प्रयोग करना। एक और क्वेश्चन आप लोग देख लो, ये वाला, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं। कई लोग कंफ्यूज हैं कि ये नवीकरण क्या है, अनवीकरण क्या है। इसको सबसे पहले समझ लो, फिर क्वेश्चन पर मैं बात करूंगा। समझ लो, कोई चीज़ छूटे ना। समाप्यता के आधार पर होते हैं, यानी कि समाप्त होने के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण को सबसे पहले समझो, जो संसाधन शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें कुछ असीमित हैं और कुछ पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, इन पर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये जल्दी उत्पन्न हो जाएंगे। कुछ संसाधनों पर मानव का प्रभाव पड़ेगा, जैसे जल पर पड़ेगा, जल गंदा कर देंगे, प्रदूषण कर देंगे, मृदा को भी प्रदूषित कर देंगे, वन को काट लेंगे लोग। लेकिन है तो ये नवीकरण, लेकिन मानव का असर इन पर पड़ सकता है। ठीक। तो ये नवीकरण को मैंने समझा दिया, जो जल्दी से मिल जाएं, जो जल्दी ख़त्म ना हो, असीमित होते हैं, है ना, जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल, मृदा, वन। ठीक। अब अनवीकरण पर आ जाओ, फिर खत्म करते हैं इसको। अनवीकरण वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, यानी कि लिमिटेड है, जल्दी भंडार एक बार खत्म होने के बाद प्राप्त या उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हजारों वर्षों में बन पाते हैं। अनवीकरण कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। और नोट में एक बात और ये याद रखना, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। अब मैं खत्म करता हूं इसको। ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। नए मित्र, इन नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। अब देखो, जितना अभी मैंने आपको बताया उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको करा दूं, इंपॉर्टेंट, जो पेपर में फंस जाए। नवीकरण संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। पड़ता है, नवीकरण पर भी पड़ता है, जैसे वन पर भी पड़ जाएगा, आपके जल संसाधन पर भी पड़ जाएगा, मृदा संसाधन पर भी पड़ जाएगा। ये है तो नवीकरण, लेकिन मानव का असर पड़ जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए गलत हो गया ना गलत। अनवीकरण संसाधन की तुलना में नवीकरण संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं, ये बात सही है।
नवीकरण जल्दी बन जाते हैं, ज्वारीय ऊर्जा ये सब कुछ जल्दी हो जाता है, और अनवीकरण को बनने में हजारों वर्षों का टाइम लगता है, इसलिए केवल बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और मैंने लिखा है नवीकरण संसाधनों पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, जैसे जल, मृदा, और कुछ पर नहीं पड़ता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर। और नीचे आ जाओ, एक क्वेश्चन और करा दूं, फिर मैं आगे बात करता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? ACD, संसाधनों की खपत को घटाना चाहिए, यानी कि कम प्रयोग करें संसाधन ताकि बच जाएं। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करोगे तो ये गलत हो जाएगा। संसाधनों का पुनः चक्रण करना चाहिए, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन तो बहुत हैं, जो मैंने आपको जैव अजैव ये सब कुछ बताया था, ये आप लोग मिलान इसको कर सकते हो, यहीं पर आप लोग कर सकते हो। इसको करा दूं, फिर मैं आगे बात करूं। तो मैंने विकास व प्रयोग के स्तर पर क्या आपको बताया था? मैंने बताया था वास्तविक और संभाव्य संसाधन होते हैं। उद्गम के आधार पर जैव और अजैव होते हैं। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक होते हैं। भंडार के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण संसाधन होते हैं। बिल्कुल सही मिलान यहाँ पर आपका दिया गया है, सी वाला हो जाएगा। तो आपने सारे क्वेश्चन को देख लिया, टॉपिक आपका पूरा खत्म हो गया। अब मैं आगे बात करूंगा, और नए मित्र इन नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना, और पुराने मित्र के पास ये नोट्स होंगे तो वो रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें हमारी वीडियो को देखने के बाद, ताकि नंबर आपके बढ़ जाएं, अच्छे नंबर से पास आप लोग हो जाएं। मैंने आपको यह क्वेश्चन कराया, भले ही टाइम 5 से 6 मिनट का लगा हो, लेकिन टॉपिक तो कंप्लीट हो गया ना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम चयन कीजिए। तो वायुमंडल की परत पृथ्वी से आपको शुरू करनी है, पृथ्वी से। जैसे ये है पृथ्वी अपनी, और ये है पूरा आकाश, नीचे से आपको जाना है ऊपर की तरफ। तो सबसे नीचे कौन सी परत है आपकी? आप कहोगे कि क्षोभ मंडल। उसके बाद कौन सी है? समताप मंडल। उसके ऊपर कौन सी है? मध्य मंडल। उसके ऊपर आयन मंडल। सबसे लास्ट में बहिर्मंडल होती है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? आप कहोगे क्षोभ मंडल आएगी। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन मंडलों से ना जाने कितने क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, उनको भी एक नज़र डालकर यहाँ पर करा दूं, ताकि कोई भी चीज़ मेरे मित्रों के लिए छूटे ना। 2-3 मिनट में आपको कंप्लीट कर देता हूँ वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में बटा है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल। अब इन मंडलों पर एक नज़र डाल लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल बोलते हैं। यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में सांस लेते हैं। मौसम की सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओला, आंधी, तूफान इसी परत के अंदर होती है। तो क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, आंधी, वर्षा, तूफान किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। इसी में हम लोग रहते हैं, सांस लेते हैं। नेक्स्ट परत है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। यह परत बादल व मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है, इसीलिए हवाई जहाज यहाँ पर उड़ते हैं। तो क्या है यहाँ पर कि बादल और मौसम वाली घटनाओं से मुक्त परत है समताप मंडल, इसीलिए वायुयान या हवाई जहाज यहीं पर उड़ते हैं। ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। 2 परतें कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन भी करा दूंगा, परेशान मत होना। मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में जल जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्कापिंड जल जाता है। आगे देख लो, एक और 2 परत और बची हैं। थर्मोस्फेयर, बाह्य वायुमंडल, इसको आयन मंडल बोलते हैं, ताप मंडल भी बोलते हैं। इस परत को ताप मंडल भी बोलते हैं। आयन मंडल इस परत का भाग है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान में भी बढ़ाव आएगा। ये बाह्य वायुमंडल का कमाल है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो वाली तरंगें इसी परत में संचारित होती हैं। बात याद रखना आप लोग, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। एक और अंतिम परत को समझ लो बस, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस, हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से तैरती रहती हैं। तो गैसें क्या हैं? पतली होती हैं और तैरती रहती हैं। ठीक, इतना ही मैं आपको बताऊंगा। अब क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, कराऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, कराऊंगा नहीं।
तो क्वेश्चन मिलान वाला भी यहाँ से आया है, जितनी परत मैंने आपको बताई है। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है बताओ, मौसम वाली घटनाएं हो जाएंगी ना। पतली वायु किस में पाई जाएगी, बहिर्मंडल में पाई जाएगी। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाएगी। रेडियो वाली तरंगें बाह्य वायुमंडल में हो जाएंगी। ठीक, अब देखो हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि बादल मौसम से मुक्त होता है, ये भी आया है। अब उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाता है, मध्यमंडल में मेसोस्फीयर में जल जाता है। कितने, ये देखो परतों वाला क्रम भी पेपर में आया है। हवाई जहाज वाला फिर आ गया है। कितने क्वेश्चन हैं आपके सामने, इन क्वेश्चन को करो ना। जिन लोगों के पास नोट्स हैं पढ़ो ना, कल को कहने को ना बचे कि मैंने पढ़ा नहीं और मेरे नंबर नहीं आए। ऐसी गलती मत करना जीवन में, है ना। एकदम डूब जाओ आप लोग पूरी तरीके से, जो भी करो तो डूब के करो, है ना, पूरी शक्ति लगा दो उसी में। ठीक, तो सारा मैंने कंटेंट समझा दिया। नए मित्र हों तो नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना, मैं आगे बात करूँगा। अब बात कर लेता हूं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अंगद ने, गुरु अर्जन ने, गुरु तेग बहादुर ने। राइट आंसर होगा गुरु अंगद ने। ठीक, इन्होंने अपनी रचनाओं के साथ साथ बाबा गुरु नानक की भी रचनाओं को संकलित किया था। ठीक है ना, गुरु नानक जो कि एक सदगुरु थे, है ना, आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट, नारी मताधिकारी आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। कौन सी मुख्य मांग है, नारी मताधिकारियों की तो मताधिकार का ही मांग होगा, वोट देने का अधिकार का मांग होगा। महिलाओं के लिए मताधिकार का ही अधिकार होगा। राइट टू वोट फॉर वुमेन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ आप लोग नहीं कर पाते हो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले दो चीज़ें आपको बता दूं, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे। उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको अकबरनामा को समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। समझो, सबसे पहले एक ग्रंथ है अकबरनामा। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल अकबर का मित्र व दरबारी लेखक था। अकबरनामा किताब जो है ना, इस किताब को 3 पार्ट में बांट दिया गया। पहली जिल्द या पहला पार्ट, दूसरी जिल्द या दूसरा पार्ट, तीसरी जिल्द या तीसरा पार्ट। जो तीसरा पार्ट है इसका एक नाम है आईने अकबरी। तीसरे पार्ट का नाम क्या है, तीसरे पार्ट का नाम है आईने अकबरी। और आईने अकबरी से ही पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या समझोगे, यहाँ पर तीनों को समझ लो। तो अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। पहली जिल्द में क्या है, अकबर के पूर्वज हैं, अर्थात अकबरनामा किताब को 3 पार्ट में बांटा गया। पहले पार्ट को ही हिंदी में या फारसी में जिल्द बोलते हैं। ठीक, तो जिल्द में, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वज, दूसरी पार्ट या दूसरे जिल्द में शासन की घटनाएं, तीसरी जिल्द आईने अकबरी के नाम से जानी जाती है। अब आईने अकबरी से क्वेश्चन बनता है पेपर में। आईने अकबरी अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, पद, वेतन, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल का ब्यौरा, लोगों की परंपराओं का, संस्कृति का वर्णन, इसमें विविध प्रकार की चीज़ें, फसल पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण दिया गया है आईने अकबरी वाले में। अर्थात इसमें पद, वेतन, सैनिक, रख रखाव, घराने, सेना, पद, त्योहार, रीति रिवाज, कीमिया, दर्शन, सब कुछ किसमें है, आईने अकबरी में ही आता है, जो कि अकबरनामा का तीसरा भाग है। लिखा किसने, अबुल फजल ने इसको लिखा है। इनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, जैसे आईने अकबरी आ गया ना, अभी मैं आपको करा दूंगा। ठीक, आईने अकबरी से भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मैं वही वाला आपको क्वेश्चन करा दूं जो मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ, आईने अकबरी वाला। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। पहली तो है नहीं, ये आईने अकबरी तो आपकी 3rd जिल्द है। कौन सी, 3rd जिल्द है, पहला गलत। इसमें अकबर के पूर्वज तो पहली जिल्द में आते हैं, ये भी गलत। ये मिर्जा हाकिम ने नहीं लिखी, अबुल फजल ने लिखी, गलत। किसने लिखी, अबुल फजल ने इसको लिखा है, गलत। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है, जैसे पद, वेतन, सैनिक, रख रखाव, रीति रिवाज, त्योहार, सब कुछ देती है। 4th विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, ये एनसीईआरटी वाला भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है नोट्स में, ये मैंने सब कुछ डाल ही दिया है ऑलरेडी, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग, जेंडर, रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, ये चुनौती नहीं देता, ये तो है धारणा। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, वुमेन आर फैशन
डिस्कॉन्सेशन यानी कि फैशन में ही लगी रहती हैं। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर्स, ये तो चुनौती देता है। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। देखो एक इसमें भिन्न है, महिलाएं भावुक होती हैं, ये तो जेंडर रूढ़िवाद है। महिलाएं फैशन करने वाली होती हैं, ये भी जेंडर रूढ़िवाद है। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, ये भी रूढ़िवाद है। और ये रूढ़िवाद को चुनौती देता है कि महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, है ना, थोड़ा अलग है ना, ये चुनौती देता है ना। नेक्स्ट, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? उच्चावच, समय, वनस्पति जात या प्राणी जात या जलवायु? समय निर्धारित करता है, समय, टाइम। क्या? टाइम। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? टाइम, टाइम। इसको समझ लो इस ग्राफ के माध्यम से। मृदा, समय, समय को सबसे पहले समझो, इसको बड़ा करना पड़ेगा मेरे को, तभी आप लोग समझ पाओगे। चलो छोड़ो इसको, ऐसे ही समझा देते हैं, आपको दिख रहा होगा। समय क्या करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। टाइम को समझ गए। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु जो है तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, समझ गए आप लोग। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगत्ता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक शैल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रता, पारगम्यता को निर्धारित करती है। यहाँ से ना जाने बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को एक बार मैं आपको करा दूं ताकि रिवीजन आपका हो जाए। ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक थे। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊं यहाँ पर, मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। यहाँ से मिलान करना है आपको। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया था, लेकिन मैंने कंटेंट दे दिया। जो समझदार होंगे वो इन क्वेश्चन को कर ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको मिलान करना था। अभी मैंने जितना आपको बताया, जैसे समय, समय का क्या करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित करता है। डी का कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। इसमें थर्ड है नहीं, इसमें थर्ड है नहीं, इन दोनों में है। अब इन दोनों में से एक आपका सही हो जाएगा, ठीक। और जनक शैल क्या करती है? जनक शैल करती है मृदा रंग का गठन, ठीक। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। बी का फर्स्ट इसमें दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर सी नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक को देख करके यहाँ पर कर दिया था। लेकिन यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेना, क्योंकि कंटेंट आपके सामने रहता है ना। टाइपिंग मिस्टेक कहीं पर आपको मिल सकती है एक दो क्वेश्चन में, ठीक। तो ए वाला यहाँ पर सी हो जाएगा। ए का सेकेंड मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर। जनक शैल क्या करती है? मृदा का रंग गठन करती है। और जलवायु, अपक्षय दर। समय क्या करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निश्चित करता है। ये मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया था, वो भी मैंने आपको दे दिया है, ठीक। उसके बाद रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, ये भी इसी चैप्टर के ही हैं क्वेश्चन। एक ये वाला आप लोग देख लो। निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? तुंगता एवं ढाल, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, तापमान, वर्षा, समय, ये सारे आपको मृदा के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक हैं। सभी सही यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो, ये वाला। मृदा के विचरक या गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? मूल चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु संबंधित कारक, समय। ये सारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी सही उत्तर आपके हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। क्योंकि पेपर में एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो गलत पूछे जाते हैं, फिर आंसर की में उसको सभी सही करना पड़ता है, जेड करना पड़ता है, ऑल उसमें सही माने जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मृदा के विचरक या गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? इसमें विकल्प ए है, बी सी है, डी है, ए सी है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में फंसते हैं। एग्जामिनर पता नहीं क्या खाकर के पेपर को सेट करता है जो कि गलत कर देता है, लेकिन एनसीईआरटी में ये सारे दिए गए हैं, ठीक। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ गठन में कौन सी भूमिका निभाते हैं, ये देखो। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक जनक शैल का स्वरूप, जलवायु कारक हैं, अन्य कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, ये सब कुछ आता है इसमें। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। तो रक्षक मेखलाएं जो होती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण में संरक्षण में मदद करती हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पॉइंट समझ लो आप लोग। वेदिका फॉर्म क्या होता है? चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, ठीक।
समोच्च रेखीय जुताई क्या है? एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं समझ लो। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण से ये देखो रक्षक मेखला वृक्ष, ठीक। तो ये तटीय प्रदेश या शुष्क प्रदेश में पवन की गति को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, भूमि उपयोग के संदर्भ में कथन को पढ़ें और उत्तर दें। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल, देखो इन क्वेश्चन में बहुत आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है। भूमि उपयोग से है, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल, केवल के कारण गलत हो गया है ना। कृषि और वन के लिए नहीं यार, भूमि का उपयोग तो कृषि में किया जाता है, वन में भी किया जाता है, लेकिन भूमि का उपयोग सड़कें किस पर बनती हैं? भूमि पर ही बनती हैं। मकान किस पर बनते हैं? भूमि पर ही बनते हैं। फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित होती है? भूमि पर ही स्थापित होती है। तो भूमि का उपयोग तमाम प्रकार से किया जाता है, ना कि केवल कृषि और वन के लिए किया जाता है, इसलिए ये गलत हुआ। ए गलत है आपका, ए गलत है, ठीक। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, मुख्यतः स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। नहीं, स्थलाकृति नहीं, वहाँ की ऊंचाई पर भी निर्धारित करता है, तापमान पर भी निर्धारित करता है। भूमि का उपयोग हमको कैसे करना है? जैसे तुमको पहाड़ वाले इलाके में भेज दिया गया कि पहाड़ का उपयोग आप कर पाओगे क्या? मकान बना लोगे पहाड़ पे? तो नहीं बना पाओगे। ऊंचाई पर, तापमान पर, मृदा पर, सब पर निर्धारित करता है। स्थलाकृति नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि एक डीड सी है, डीड सी कहाँ पर पड़ता है? एक देश का नाम है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तैराक मृत सागर इजराइल, इजराइल, ठीक, इजराइल में है एक तैराक मृत सागर, मरा हुआ सागर, जिसको क्या बोलते हैं? मरा सागर या मृत सागर, डीड सागर। इसमें हम लोग तैर सकते हैं। आप अगर उस सागर में जाओगे ना, आप तैरते रहोगे, डूबोगे नहीं। क्यों नहीं डूबोगे? पवनें सागर की जल पर तीव्र गति से चलती हैं। नहीं, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। गलत। यह सागर निम्न ज्वार भाटा की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। गलत। नमक की मात्रा अधिकता सागर को सघन बना देती है, क्योंकि उस सागर में इतना नमक है, इतना नमक है, किसी में है ही नहीं इतना नमक, इसलिए आप लोग तैर सकते हैं, उसमें डूबोगे नहीं आप लोग, क्योंकि नमक की मात्रा है ना सागर को सघन बना देती है। कैसा बना देती है ना? इंक्रीज सेल्ट कॉन्सेल्ट मैक्स द सी डेंस, डेंस मतलब कि सघन बना देती है उसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? कई बार मैंने आपको यह क्वेश्चन कराया है, नहीं वाला बताना है। 3 इसमें आपके राइट होंगे, एक रोंग होगा, एक रोंग वाले को पहचानना है। मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक या अर्थात चाप झील पाई जाती है। करेक्ट। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। सही। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन की जाती नहीं। कर्तन दहन गंगा ब्रह्मपुत्र में नहीं की जाती, बल्कि अमेजन बेसिन में की जाती। कहाँ पर? अमेजन बेसिन में, क्योंकि वहाँ पर बहुत जंगल है, काट कर जलाया जाता है। अमेजन बेसिन। एक चैप्टर है आपके सिलेबस में ब्रह्मपुत्र बेसिन का और अमेजन बेसिन का, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? गलत वाला, 4th वाला। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा, है ना? वहाँ से भी पेपर में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक। 4th आपका सही है। नेक्स्ट, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? और एक बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि मैं अपने नोट्स को खुद ही कंप्लीट करा दूं क्या, 1-2 वीडियो के माध्यम से। जितने अधिक कमेंट आएंगे तो मैं वो काम कर दूंगा, ठीक, अपने मित्रों के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कथन ए और कथन बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो शीतोष्ण घास स्थल होगा या शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन या भूमध्य सागरीय वनस्पति। राइट आंसर हो जाएगा शंकुधारी वन, इसको बोलते हैं, क्योंकि यह वनस्पति आपके उच्च अक्षांश पर पाई जाती है 50 और 70 के बीच में, इसीलिए इसको टैगा के नाम से जानते हैं।
और भूमध्य सागरीय जो वनस्पति होती है, यहाँ पर खट्टे फल वाली खेती की जाती है, जैसे अंगूर है, संतरा है, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में। ठीक, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिमनद के निक्षेपण को क्या बोलते हैं? समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस या तटबंध? राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पर हिमोड़ बोलते हैं। हिमनद के निक्षेपण को क्या बोलते हैं? हिमोड़ बोलते हैं। और तटबंध ये किसका है? ये नदी का है निक्षेपण आप कह सकते हो या आकृति कह सकते हो। लोयस किसका है? ये पवन का है। किसका है? पवन का है। हिमोड़ किसका है? हिमनद का है। किसका है? हिमनद का है। और समुद्री गुफा किसका है? समुद्र का है। ये सारी चीज़ें पेपर में कई कई बार आती हैं, मैं पिछली भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसलिए बार बार नहीं बताऊँगा, मैंने यहीं पर आपको बता दिया। राइट जवाब आपका ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या गलत हैं? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। मैंने इस क्वेश्चन को भी कई बार किया है। लेब्राडोर एक गर्म धारा नहीं बल्कि ये ठंडी है। बी आपका यहाँ पर गलत हो गया, तो ए और सी सही होगा। ए सी अर्थात दूसरा वाला। जो ठंडी धाराएं होती हैं ना, ठंडी धाराएं ध्रुवों के पास होती हैं। कहाँ पर? ध्रुवों के पास होती हैं। ये धाराएं कहाँ पर जाती हैं? उच्च से ये निम्न की ओर आती हैं, उच्च से निम्न की ओर, अर्थात बीच वाले एरिया में जाने का ये प्रयास करती हैं ठंडी धाराएं। ठीक, ठंडी कहाँ जाती हैं? उच्च से। ये उच्च है ना, ऊपर वाला उच्च, बीच वाला नीचा है, यहाँ पर ये धाराएं आती हैं, तो पहला सही है। और जिस स्थान पर गरम व ठंडी दोनों मिलती हैं वहाँ पर मछलियाँ सर्वाधिक होती हैं, जैसे जापान का क्षेत्र हो गया है ना, तो इसलिए ए और सी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। यहाँ पर है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम? आपको पता होगा ना कि नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78 मतलब कि 78% आपका क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और इसके बाद ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। टोटल आप लोग मिला दो कितना हुआ? 99 हुआ ना। और 1% आपकी अन्य गैसें पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, है ना। तो सर्वाधिक कौन सी? 78% आपकी कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। नेक्स्ट, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, ये तो मैंने आपको करा ही दिया। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन देख लो, टाइम जोन से रिलेटेड है। जब लंदन में अपराहन का मतलब क्या होता है? अपराहन का मतलब होता है पीएम, यानी कि शाम के 2 बजे हैं, तो भारत में 7:30 बजे अपराहन का समय होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि लंदन का टाइम और भारत के टाइम के बीच का अंतर कितना है? 5.5 घंटा टाइम का अंतर है। 5.5 घंटा टाइम भारत का आगे है लंदन के ग्रीनविच टाइम से। ठीक, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 पूर्व में स्थित है। बातें दोनों सही हैं आपकी, यही कारण है इसका स्थित है। तो कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा? थर्ड वाला सही आंसर हो जाएगा। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? दक्षिणापथ शासकों के लिए कौन सी नीति समुद्रगुप्त की थी? इस क्वेश्चन को समझ लेना उपयोगी है, क्योंकि पेपर में बन सकता है। उस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे अपने नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग समझ नहीं पाओगे। मैं बताता रहूँगा, आप लोग सुनते रहोगे, फायदा कोई भी नहीं रहेगा। समुद्रगुप्त की प्रस्तुति क्या है कि किसी की प्रशंसा करने में जो लिखी जाती है कहानी या स्टोरी, उसको प्रस्तुति बोलते हैं। और समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिशेन, जिसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। किसकी रचना की? प्रयाग प्रस्तुति की रचना की, इलाहाबाद के स्तंभ लेख पर। ये समझ लो, प्रशंसा होता है। राजा एक योद्धा के रूप में जीतने वाला राजा को ईश्वर के दरबार के बारे में बताया गया है। इस प्रस्तुति में किसने लिखा है? हरिशेन ने लिखा है। जो और एक बात और समझ लो, बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को सिक्कों पर भी दर्शाया गया है, बीना बजाते हुए। ये पॉइंट पर मैं बात करने वाला था, वो पॉइंट आपके सामने आ चुका है, यहाँ से समझो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर भूल गए तो भूल गए, समझ गए तो समझ गए। हरिशेन ने 4 प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। हरिशेन, जो कि उनका दरबारी कवि था। आर्यावर्त के 9 शासक, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य में मिला लिया। पहली बात क्या है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। पहली बात क्लियर।
दक्षिणापथ के 12 शासक हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। दक्षिणापथ के जो शासक थे उनको अनुमति दे दी, जीत लिए, उनको मतलब कि राजाओं ने समर्पण कर दिया और उन्होंने फिर से उनको वही संपत्ति लौटा दी। दूसरी बात, पहली थी आर्यावर्त के बारे में जिनको शामिल अपने राज्य में कर लिया और दक्षिणापथ को दोबारा अनुमति दे दी। तीसरा, पड़ोसी देश असम, बंगाल, नेपाल के कई गढ़ समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। जो पड़ोसी देश थे ना, असम, बंगाल, नेपाल, ये उपहार लाते थे समुद्रगुप्त के लिए, राजा वहाँ के। और चौथा पॉइंट समझ लेना उपयोगी है, बाह्य इलाकों के शासक कुषाण या शक तथा श्रीलंका के शासक इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया। श्रीलंका वाले शासकों ने, बाहरी लोग के शासकों ने। अब यहीं पर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, ये वाला जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। देखो, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया, उन्हें समुद्रगुप्त के राज्य का अंग बनाया गया। ये तो बात किसकी है? ये बात है आर्यावर्त के शासक की। काहे की बात है? आर्यावर्त की। और आपसे पूछा है दक्षिणापथ की। दक्षिणापथ ने क्या किया था? समर्पण कर दिया और उनको राज्य लौटा दिए थे, हार स्वीकार की और पुनः शासन करने की अनुमति दे दी। और उपहार कहाँ के लोग लाते थे? पड़ोसी देश के, असम, बंगाल और नेपाल, ठीक। और पुत्रियों का विवाह किसने किया था? शकों ने किया, कुषाण ने किया, है ना, अपनी पुत्रियों का विवाह किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई, तभी तो मैं बताता हूँ आपको, है ना, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको कोई भी इस प्रकार से नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर, वो भी 1000-2000 वाला बैच आप लोगों ने लिया होगा, उस पर भी आपको नहीं बताया जाएगा। आप लोग इन चारों कथन के बारे में समझ गए होंगे किन किन के बारे में है। तो पहला वाला कथन किन के बारे में था? ये था आर्यावर्त के लिए। और ये विवाह किन के लिए था? पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, बाह्य इलाके, कुषाण, शक के लिए। उपहार कौन लाते थे? पड़ोसी शासक असम और बंगाल के। और स्वीकार किसने की? अधीनता और अनुमति फिर से दे दी गई तो दक्षिणापथ के शासकों को। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट गैरीसन नगर से अभिप्राय क्या है? गैरीसन नगर को छावनी भी बोलते हैं, छावनी। अब आप लोग समझ गए होंगे छावनी क्या होता है, छावनी में क्या होता है। तो किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, जैसे मेरठ शहर एक छावनी है, ठीक, दिल्ली छावनी, अंबाला छावनी, ठीक। तो ये कुछ छावनी शहर हैं आपको पता होना चाहिए, जहां पर किलेबंद बसाओ, जहां पर सैनिक रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेता हूं, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत। कौन सी अदालत? 1772 में दीवानी अदालत के संबंध में कथन है। ये फौजदारी अदालत थी, नहीं, क्वेश्चन में ही गलत कर दिया। यहाँ पर दीवानी अदालत की बात हो रही है, यहाँ पर फौजदारी अदालत की। यानी कि फौजदारी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? क्रिमिनल कोर्ट। और यहाँ पर दीवानी अदालत यानी कि सिविल कोर्ट की बात की जा रही है, इसलिए गलत है दोनों। ये यूरोपियन न्याय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। बी सही है, ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दरगाह। क्या? दरगाह के नाम से जानते हैं, ठीक। और खानका क्या होता है बताओ? खानका एक निवास स्थल है। सूफी संत, जो सूफी फकीर होते हैं ना, जहाँ पर ये रुकते हैं, जहाँ पर ये प्रवचन देते हैं, लोगों को समझाते हैं, बैठकें बुलाते हैं, आयोजन करते हैं, उसको बोलते खानकाहे। क्या बोलते? खानकाहे बोलते हैं। ईदगाह क्या है? एक प्रार्थना स्थल है, एक प्रार्थना स्थल होता है इनका, सूफी संतों का प्रार्थना स्थल, ठीक। ईदगाह। गुलफरोंसा, ये भी समझ लेना उपयोगी है क्योंकि पेपर में मिलान वाला भी क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, ठीक। दरगाह मैंने समझा दिया, ईदगाह समझा दिया और खानकाह समझा दिया। गुलफरोंसा आपको समझाना बाकी रह गया। गुलफरोंसा को भी मैं समझा देता हूँ। मैंने आपको बताने के लिए क्या क्या करता हूँ बताओ, मैंने ढूंढ ली चीज़ आपको बताने के लिए। खानकाह तो मैंने आपको बता दिया, सूफी संत के निवास खानकाह बोलते हैं, यहाँ से अपनी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। ईदगाह, ईद अल फितर, ईद अल अजहा की सुबह, ईद की नमाज, एक खाली सार्वजनिक जगह यानी कि प्रार्थना स्थल बोल सकते हो। दरगाह क्या होती है? यह सूफी इस्लामी पवित्र स्थान है, एक प्रसिद्ध सूफी संत के मकबरे पर बनाया गया है। यह प्रसिद्ध मकबरे के यात्रियों को जियारत कहा जाता है। गुलफरोंसन क्या है? यही तो गुलफरोंसा बता रहा था ना। यह अगस्त के महीने में दिल्ली के महरौली में सभी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला फूलों का त्यौहार है। इस फूल वाले
कि सैर को पंखा त्यौहार भी बोलते हैं। हाँ, गुल फरोंसा यानी कि फूलों का त्यौहार पेपर में आता है क्वेश्चन। जैसे एक और करा दूं, खान कहाँ से क्या अभिप्राय है, सीटेट में आया है 15 में। तो बेस्तान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं। और नीचे एक और क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में किसने दिया था? तो रामानुज ने दिया था विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बौद्ध महायान के संदर्भ में। अब देखो भैया, महायान से बहुत क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले मैं आपको इसका थ्योरी कंटेंट बता दूं, अच्छे से समझा दूं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे तब मजा आएगा करने में। यहाँ पर मैंने नोट्स को ओपन कर लिया, समझो आप लोग सबसे पहले महायान को। महायान आखिर है क्या? तो महायान बौद्ध धर्म की नई शाखा या नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो विशेषताएं थीं, दो विशेषताओं से ही पेपर में क्वेश्चन बनता है। पहली विशेषता, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगीं, इनमें अधिकांश मथुरा कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। पहली विशेषता एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बोधिसत्व में आस्था आई, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था उनको बोधिसत्व के नाम से जाना जाने लगा। देखो यहाँ पर और मैंने लिखने का प्रयास किया है, इससे पहले यानी कि महायान से पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतकों जैसे उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। महायान जब आए नहीं थे ना, महायान की धारा जब विकसित ना हुई थी, तब बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे दिखाया जाता था। पीपल को ही प्रतीक बना दिया कि ये बुद्ध हैं, है ना। तो बुद्ध की प्रतीति क्या होती थी? पीपल के पेड़ का निर्माण, है ना, उसमें दर्शाया जाता था। जब महायान आ गया तो मूर्तियां बनाई जाने लगी। ठीक, तो इतना ही है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। महायान आने से पहले क्या हुआ था? बुद्ध की प्रतिमाएं पीपल में बनाई जाती थी। अब जब महायान आ गए तो उनकी प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। मथुरा और तक्षशिला में बोधिसत्व में आस्था आई, जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन वही क्वेश्चन कराऊं जो मैं अभी आपको करा रहा था। महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं में से किन कारणों से भिन्न था? इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतकों द्वारा दर्शाई गई नहीं, ये संकेतकों के द्वारा नहीं दर्शाई गई। संकेतक का इस्तेमाल महायान से पहले करते थे पीपल के पेड़ में। किसमें? पीपल के पेड़ में करते थे, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पर महायान बताना है आपको। इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए। ठीक, ये सी और डी यहाँ पर राइट हो जाएंगे, बाकी गलत है। और देखो और देखते रहो आप लोग अच्छे ढंग से। महायान बौद्ध धर्म के तहत क्या हुआ? कुछ संकेतक सब खत्म हो गए, बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगीं, बोधिसत्व को स्वीकारा गया। यहाँ पर लिखा नहीं, इसलिए गलत है, स्वीकार लिया गया। मूर्ति कला के रूप में मथुरा और तक्षशिला का पतन नहीं हुआ बल्कि उदय हुआ, है ना। समझ गए आप लोग। फिर एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर इस वाले को देख लो, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के बारे में कथन। ए बी को पढ़ो भाई, पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म की शाखा में मूर्तियों और संकेतकों का उपयोग कर बुद्ध की उपस्थिति का प्रदर्शन किया गया। मूर्तियों, ये बात सही है, और यहाँ पर लिख दिया गया संकेतक। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय आने के साथ बोधिसत्व में विश्वास बढ़ा, सही है। तो यहाँ पर ए गलत है, बी सही है। क्यों ए गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर संकेतक की बात कर दी, संकेतक खत्म हो चुके थे, उनकी मूर्तियां बनाई जाने लगी थी। ठीक, बी वाला सही है, इसलिए गलत है। मैं आशा करता हूं इस वाले क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कुछ संकेतक के कारण आपका ये गलत हो जाएगा और दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? सूरत, मद्रास, कोलकाता। सूरत, मदुरई, दिल्ली। दिल्ली से नहीं हुआ, ना ही पुणे से हुआ, ना ही दिल्ली से हुआ। तो आपका पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि नए मित्र भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य रूप से व्यक्त कर दें। और जितने भी मित्र के पास नोट्स नहीं है, जो गरीब हैं, जो दिव्यांग है, उनके प्रति नोट्स आपको मिल जाएगा यार, परेशान बिल्कुल भी मत हो आप लोग। और नंबर पे कॉल कर लेना, मैसेज करके नोट्स आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा। गरीब लोग जो हों बेबी, उनको भी मैं नोट्स दे दूंगा, है ना, कम कर दूंगा उनके लिए पैसे स्पेशल रूप से, है ना। तो वो भी नोट्स ले सकते हैं। तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर से पास हो जाओ। ठीक,
मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।